हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है सौर विकिरण। ऊष्मा संतुलन और तापमान। तो आइए शुरू करते हैं। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान। क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भरी पुलिंदे पाइल के तल में रहते हैं। हम वायु में सांस लेते हैं, सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हवा गतिमान होती है, यानी जो चल रही है, वही वायु है, पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है। वायु का यह वातावरण वायुमंडल है जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, यानी गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है, न ही अधिक ठंडी होती है। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है, वह न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो तापमान होता है वह समान मात्रा में नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, समान नहीं होता है। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भी भिन्नता आती है। जैसे तापमान में भिन्नता आती है, इसी के कारण जो है दाब में भिन्नता होती है। इसी इसी भिन्नता होती है और इसी कारण पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया जाएगा। यानी इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि सौर विकिरण क्या है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग के रूप में आता है। यानी पृष्ठ पर जो ऊर्जा का अधिकतम अंश है, लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। आइसोलेशन इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी भूआब जियोड है। पृथ्वी की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो सूर्य की किरणें हैं, पृथ्वी के वायुमंडल पे तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं। इस कारण से पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर हो जाती है। यानी सबसे दूर हो जाती है पृथ्वी, सूर्य से हो जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। यानी जब सबसे दूर चली जाती है सूर्य से, तो उसे हम अपसौर कहते हैं, अपसौर कहा जाता है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जब स्थिति 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य से, इसे हम उपसौर कहते हैं। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई को अपेक्षाकृत अधिक होता है।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 3 जनवरी और 4 जुलाई को अपेक्षाकृत जो सूर्य तप है वह अधिक होता है। सूर्य तप अधिक होता है। फिर भी सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव डाल पाती है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता। सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो सूर्य तप है उसकी विभिन्नता का क्या कारण है? पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा है कि सूर्य की किरणों का नति कोण, तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वी की दिन की अवधि, चौथा पॉइंट है कि वायुमंडल की पारदर्शिता, पांचवा पॉइंट है स्थल विन्यास। परंतु अंतिम दो कारणों का प्रभाव कम पड़ता है। अब इसके आगे देखते हैं। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष तथ्य यह है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कारणों का नतिकोण होता है। यह किसी स्थान या अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर, किरणों का नतिकोण उतना ही नतिकोण कम होगा। यद्यपि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विकिरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक हास्य हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि अयनांत दिया गया है, उत्तर अयनांत, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है उत्तर अयनांत का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह हमारी मकर रेखा है, यह विषुवत वृत्त है, यह कर्क रेखा है। यह पूरा दिन का समय है और यह रात का समय है। तो यहाँ पे सौर किरणें जो है वह पड़ रही हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश। यह है आपका 23.5 डिग्री, 47 डिग्री, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री, 43 डिग्री, 0 डिग्री। तो सेम प्रक्रिया रात के समय में भी होती है। तो यह हो गया हमारा उत्तर अयनांत। अब चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। तो लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें और रक्त विकिरण, यानी मौजूद जो है जलवाष्प है, ओजोन तथा अन्य किरणें जो अवरक्त विकिरण है को अवशोषित कर लेती है। क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा संभव होता है। तो ऐसा जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के माध्यम से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण।
जो सूर्य तप का है वो पृथ्वी की सतह पर किस तरीके से स्थानिक वितरण है, हम उसको देख लेते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक की भिन्नता पाई जाती है। यानी सबसे अधिक सूर्यताप जो है वह उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। यानी सबसे अधिक जो सूर्यताप होता है वह उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी यह जो है विषुवत वृत्त है, यहाँ पे कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक, महासागरीय भाग में अपेक्षितया कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। यानी एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय भाग पर अधिक, जो महाद्वीपीय भाग होता है उस पर अधिक, और महासागरीय भाग पर अपेक्षितया कम होता है, कम मात्रा में सूर्यताप होता है। शीत ऋतु में मध्य उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत कम विकिरण प्राप्त होती है, और शीत ऋतु में जो होता है मध्य उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम होता है, यानी उनमें ज्यादा होता है शीत ऋतु में। अब अगला पॉइंट है कि वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तभी कंडक्शन होता है, यानी चालन होता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता है तथा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता है, तब तक ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कंडक्शन होता है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण होता है, यानी कंडक्शन महत्वपूर्ण होता है वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण चालन के माध्यम से होता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन को यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी के संपर्क में हवा आती है और धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, यानी ऊपर उठती है, वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की जब वायुमंडल के लंबवत तापन की जो प्रक्रिया होती है वही संवहन कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। और यह जो होती है यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, यानी जो हमारा कई सारे मंडल है क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। आगे देखते हैं वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन यानी एडवेक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण, जो क्षैतिज हवा होती है उसके माध्यम से जो ताप में परिवर्तन आता है उसे ही हम कहते हैं अभिवहन, एडवेक्शन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन
स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यानी कहने का यह मतलब है कि वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। आगे देखते हैं कि दीर्घ तरंग विकिरण सौर दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। तदोपरांत वायुमंडल प्रकीर्णन द्वारा ताप को अंतरिक्ष रूप से संचारित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। अब देखते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। चित्र संख्या 8.2 में पृथ्वी के उष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है, न ही हास्य करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष रूप में संचरित ताप बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का उष्मा बजट वह होता है, यह जो पृथ्वी का ताप है न तो उसको कम करता है, न ही ज्यादा करता है, बल्कि इसको स्थिर रखने की कोशिश करता है। स्थिर किस तरीके से रखता है? एक तो है कि जो सूर्य ताप से प्राप्त ऊष्मा है और दूसरा पार्थिव विकिरण है। यानी दोनों का जब तापमान बराबर हो जाता है, इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित हो जाती हैं। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। 6 इकाइयां स्वतः वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण हो जाता है। होता है इनमें 14 इकाइयां सूर्य तप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल में अंतरिक्ष से वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म है, न ही बहुत ठंडी होती है। तो इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि पृथ्वी क्यों अधिक गर्म नहीं होती और अधिक ठंडी नहीं होती है। तो इसका कारण यही है, ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता क्या है? जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष
यानी सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है, जैसा कि चित्र संख्या 8.3 में पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र यानी शुद्ध शुद्ध विकिरण की अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी है, डिफिसिट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध में ताप संचलन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो जाता और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। तापमान अब देखिए टेम्परेचर। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित होता है। पहला कारक है कि उस स्थान की अक्षांश रेखा। दूसरा है समुद्र तल से उसकी उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है वायु संहति का परिसंचरण। पांचवा पॉइंट है कोसला तथा ठंडी महासागरी धाराओं की उपस्थिति। छठा है कि स्थानीय कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। अब देखते हैं अक्षांश, लेटीट्यूड। किसी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, तदनुसार तापमान में भिन्नता पाई जाती है। एल्टीट्यूड। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म हो जाता है। पार्थिव विकिरण द्वारा जो है नीचे की परतें पहले गर्म हो जाती है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा नीचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। यह एल्टीट्यूड के माध्यम से होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे तापमान घटता है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्यतः ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक है। तीसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, तापमान सम रहता है। अगला पॉइंट है वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। कोस्टल वायु संहतियों वार्म एयर मासेस से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों कोल्ड एयर मासेस से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण। तापमान का वितरण जनवरी और जुलाई के तापमान में वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। चित्र 8.4 और तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाया जाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को
मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक अधिक है, इसलिए भूसंगति और समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाओं महासागरों के ऊपर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। उष्ण महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समदाब रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह साइबेरिया के मौसम पर ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों अक्षांशों पर जनवरी का माध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक अधिक मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस दक्षिण तथा 35 डिग्री सेल्सियस दक्षिण तथा 60 डिग्री सेल्सियस दक्षिण के समानांतर पाई जाती है। अब देखते हैं कि जुलाई में जो समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के साथ साथ तापमान 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। यानी उत्तरी अक्षांशों के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चित्र संख्या 8.5 जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक यही है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखते इसका मुख्य कारण है कि महाद्वीपीयता। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तापक्रम का व्युत्क्रमण तापक्रम का व्युत्क्रमण क्या होता है? सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य हास्य दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य हास्य दर उलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रातें तथा शांत व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडा हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि
वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इस इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की सतह जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अफवाह कहते हैं। इसे हम वायु अफवाह कहते हैं। यह पाले से पौधों की रक्षा करती है। वायु अफवाह जो होती है पाले से पौधों की रक्षा करती है। ये देखिए प्लैंक का क्या नियम है। प्लैंक का नियम क्या बताता है? प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करती है और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही लघु होती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यह हो गया, इंपॉर्टेंट है, यह हो गया प्लैंक का नियम। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत पर। निम्न में से दूसरा है कि निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थानीय विकिरण। यह हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौथा प्रश्न है कि निम्न पदों को उनके उचित वितरण के साथ मिलाएं। तो सूर्यतप जो है वह आने वाला विकिरण है। सूर्यतप आने वाला विकिरण है। एल्बिडो जो है किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित, यह आपका एल्बिडो हो गया, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। उसके बाद समताप रेखाएं। समताप रेखाएं जो होती है समान तापमान स्थान को जोड़ने वाली रेखा। तो ये हो गई समताप रेखाएं। वार्षिक तापांतर जो होता है सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के माध्य ताप का अंतर जो होता है यह वार्षिक तापांतर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के विषुवत क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको सेशन हमारा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।